डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। के बीवी यूनिवर्सिटी असम, इसकी पीजी एंट्रेंस टेस्ट एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्जाम हुई अभी हाल में। इस पेपर को भेजा मैना दास ने, थैंक यू मैना, और उसके चलते मैं इस पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। इसके बहाने हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कुछ और नॉलेज, डेल्टा नॉलेज को बढ़ाएंगे। यदि आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, पहली बार यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज सोशल साइंस की, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से शेयर करने का इन्हें हैप्पी वे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं के बीवी यूनिवर्सिटी असम, जिसके पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन को इस तरह से एनालाइज करेंगे कि हम सभी की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज थोड़ी और आगे बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि वेस्ट बंगाल की जो SLST एग्जाम है, जो टीचर्स की भर्ती करती है, उन्होंने 40,000 वैकेंसी निकाला। वैसे तो उनकी छवि बहुत धूमिल हो गई है जो वहाँ पे एजुकेशन घोटाला हुआ, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, आपको एग्जाम तो देनी है यदि नौकरी लेनी है। और चूंकि दूसरी बार हो रहा है तो इस बार भरोसा रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि अच्छे से प्रक्रिया करेगी। उसमें इतने हजारों पोस्ट निकले हैं और उसकी सिलेबस जो है बहुत ही स्पेसिफिक है। तो यदि आप चाहते हैं कि पॉल साइंस हेल्प के बैनर तले एक क्रैश कोर्स शुरू हो, मैंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है, डिपेंड्स कि आप कितना इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप सीधा रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के लिए कर सकते हैं। अपना मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर जो है paulsciencehelp@gmail.com पे भेजिए। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये बुक आप लोगों ने ही इसको सबसे पॉपुलर बुक बनाया है। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड की बुक है, CUET पीजी एग्जाम गाइड की बुक है, और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सब अपडेटेड हैं। आप ये मत इंतजार कीजिए कि 2025 का आएगा तो आप इसको परचेज करेंगे, यू विल लूज वाइटल टाइम, क्योंकि ये सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और ये बिल्कुल अपने आप में अपडेटेड है। ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक हैं, जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली 1000 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ये अमेजन पे किंडल वर्जन में अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन आंसर के दौर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर, जिसको मैं कहता हूं कि एक जनरल पैटर्न, और कुछ बातें पेपर के बारे में बता देता हूं। एक तो ये पेपर खासा आसान है, मतलब इजी लेवल का है, लेकिन फिर भी इसमें करीब 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन जो है एकदम अरबिट जैसे हैं, डिफिकल्ट हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और उसमें आप बम्प हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल है, ऐसा होना भी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन जो है, या मे बी 5 क्वेश्चन, ये इनवैलिड है, ये क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं कर पाए हैं, इनको समझ में नहीं आया है, इन्होंने गलती कर दी है। और 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, इट्स वेरी फनी, मतलब एक जगह पूछते हैं, फिर 50 क्वेश्चन के बाद फिर वही क्वेश्चन पूछ देते हैं। सो आई डोंट नो क्या इस तरह से कैसे ऐसी क्वालिटी हो सकती है, बट ओवरऑल इजी पेपर। लेकिन मैंने क्या किया है कि इस इजी पेपर के थ्रू चलिए पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज को थोड़ा और आगे बढ़ा लें, ये मेरा प्रयास है, नॉट कि केवल उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट वाज ऑथर्ड बाय। अब जैसे ही आप इस बुक को देखेंगे, पहले ही आप परेशान होंगे कि भाई ये बुक कौन सी है, क्योंकि इसको कई स्टूडेंट नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं जेम्स स्कॉट की इसी तरह की एक बुक, सीइंग लाइक ए स्टेट, 1998 की, जिसमें जेम्स स्कॉट बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि एक स्टेट जो मॉडर्न टेक्नोक्रेटिक स्टेट कैसे देखता है, उसको क्या दिखाई पड़ता है, अपनी जनता उसको यूनिफॉर्म, उसको बहुत सॉर्टेड आउट, सब कुछ बहुत ही क्लियर टेक्नोक्रेटिक वे में उसको विजुलाइज होता है। लोकल लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं दिखती है उसको, और उसके चलते जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड प्लान जो होते हैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के फेल होते हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्री में, ये कहना है जेम्स स्कॉट का। लेकिन सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट जो है, ये बुक है निवेदिता मेनन का, जो JNU में पढ़ाती हैं। तो बस जान लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी गुड इन रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समझने की भी बात है कि रॉल्स ने जो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, जिसमें वो जस्टिस को एज ए फेयरनेस देखते हैं। फर्स्ट वर्च्यू ऑफ जस्टिस इज फेयरनेस। फेयरनेस इन व्हाट? फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड। देन क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज प्राइमरी सोशल गुड? प्राइमरी सोशल गुड वो है जो हमें वैल्यूएबल लगता है जीवन जीने के लिए, और वो होना चाहिए, मतलब सबको मिलना चाहिए एक हक की तरह, जैसे लिबर्टी है,
जस्टिस तो खुद ही जो है प्राइमरी सोशल गुड है, इनकम है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, ओनर है, ओनर एंड लेकिन इक्वलिटी कैन यू से कि ये जो है प्राइमरी सोशल सबको बराबरी मिलना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता है और इसीलिए इक्वलिटी इज नॉट। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का, एम कह सकते हैं मीडियम लेवल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर द न्यू रिपब्लिकन्स और सिविक रिपब्लिकन्स द सुप्रीम रिपब्लिकन वैल्यू इज। आपको लग सकता है कि सुप्रीम रिपब्लिकन वैल्यू में भी लिबर्टी। यहाँ पे चलिए रुक करके हम लोग ये जान लें कि रिपब्लिकन वैल्यू में लिबर्टी का मतलब नॉन डोमिनेशन होता है। फिलिप पेटिट को याद कीजिए, मतलब यदि आपके कम्युनिटी पे किसी और का शासन नहीं है, डोमिनेशन नहीं है, तो आप उस तरह से देखें तो आप फ्री हैं, आप लिबर्टी अटेन किए हुए हैं। सो लिबर्टी इज इसेंशियली नॉन डोमिनेशन। लेकिन जो सुप्रीम वर्चू है वो बेसिकली यहाँ पे सिविक वर्चू या वर्चू सिटीजन की जो वो वर्चू है जो उसको एक ट्रू रिपब्लिकनिज्म देती है, ट्रू रिपब्लिकन सिटीजन बनाती है। मतलब जो अपने कम्युनिटी के लिए मरता है, जीता है, जो पब्लिक ड्यूटी करने को उत्सुक रहता है, जो कि गुड कैरेक्टर एंड हैबिट जिसने डेवलप किया हुआ है, जो गुड सिटीजन भी है, गुड ह्यूमन बीइंग भी है। सिविक वर्चू आप याद कीजिए, तो वो जो है इनका फाउंडेशनल वैल्यू है, रिपब्लिकन वैल्यू वर्चू है। आप याद कीजिए एरिस्टोटल को। Who authored the book Anarchy, State and Utopia? ये तो we all know कि फेमस लिबर्टेरियन थिंकर रॉबर्ट नॉजिक ने इस बुक को लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोपाउंड किया है अगेंस्ट रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस, जिसमें वो ये कहते हैं कि यदि इनिशियल एक्विजिशन प्रॉपर्टी का जस्ट था और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर जस्ट था, तो जो अभी की जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जस्ट है और सरकार या समाज को कोई अधिकार नहीं है उस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करने का। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। यहाँ पे जो वर्ड आपको एनार्की दिखता है तो जरा गौर कीजिएगा कि इनकी जो लिबर्टेरियनिज्म है वो एनार्किज्म की तरफ मिलती है। इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनार्किज्म और लिबर्टेरियन जो लॉजिक है उसमें क्या समानता है। मिल्टन फ्रेडमैन यहाँ दिखते हैं जो कि रॉबर्ट नॉजिक के साथ में एक बहुत ही फेमस लिबर्टेरियन थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड जो इनकी तिकड़ी यदि कहिए ट्रॉयका जो लिबर्टेरियन थिंकर की है वो फ्रेडरिक हैयाक की है। एडम स्मिथ यहाँ दिखते हैं जो कि लिबरल कैपिटलिज्म के फादर कहे जा सकते हैं। इनविजिबल हैंड की जो कॉन्सेप्ट है मार्केट की उन्होंने दिया है, और वेल्थ ऑफ नेशन के ऑथर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द टेलोस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज। टेलोस क्या है? मतलब टेलोस मतलब द एंड, द गोल। तो जो ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो है यूडोमोनिया, मतलब ह्यूमन फ्लरिशमेंट, ह्यूमन हैप्पीनेस। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, एरिस्टोटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। द मोमेंट आप कैपेबिलिटी अप्रोच देखिए, इसमें दो थिंकर को याद कीजिए, एक तो अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन और दूसरे मार्था नॉसबॉम। दोनों ने मिलकर काफी इस पे काम किया है, बुक लिखा है। तो यहाँ पे तो अमर्त्य सेन दिखते हैं। यहाँ एक बुक में मार्था नॉसबॉम का दे रहा हूँ, क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। बेसिकली इन दोनों थिंकर का थॉट ये है कि यदि हम सभी पर्सन को, ईच पर्सन को कैपेबिलिटी हम दे दें, कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड बेसिक इन मतलब एबिलिटी टू अर्न बेसिक इनकम, मतलब जिससे कि वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। और उसके लिए अमृत सेन कहते हैं कि आपको बहुत तरह के उनको एक्सेस देना पड़ेगा, इक्वल एक्सेस टू समाज जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म आ जाता है, इक्वल एक्सेस टू मार्केट, मतलब मार्केट भी भेद ना करे। तो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल स्पेस में यदि आप इक्वल स्पेस दे दें, उसको इक्वल एक्सेस दे दें, इक्वल एक्सेस दे दें, तो तीन चीजें, वन इज साउंड हेल्थ, साउंड एजुकेशन सिस्टम एंड एक्सेस टू सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। तो उस केस में कोई भी जो है इनकैपेबल नहीं रहेगा, सब कैपेबल होंगे। और यदि कोई कैपेबल है तो कभी गरीब नहीं रहेगा। अमृत सेन के यदि वर्ड में, तो पुअर आर नॉट पुअर बिकॉज दे आर लैकिंग इनकम, दे आर पुअर बिकॉज दे आर लैकिंग कैपेबिलिटीज। तो इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच अमृत सेन। यहाँ पे रोनाल्ड डॉर्किन दिखते हैं जो एक फेमस लक इगैलिटेरियन है। जेरेमी बेंथम दिखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के फादर। हु ऑथर द बुक फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस।
अब यहाँ आके आप परेशान हो सकते हैं। फ्रंटियर ऑफ जस्टिस वही जो कैपेबिलिटी अप्रोच की मार था नासबॉम है। पूरा बुक का नाम है फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस डिसेबिलिटी नेशनलिटी स्पेसीज मेंबरशिप, 2006 की बुक है। तो बस आप जानते हैं यहाँ माइकल वॉल्जर दिखते हैं, फेमस लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। हु ऑथर द बुक स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, इनका आंसर तो चलिए ठीक है, वेरी फेमस हिस्टोरिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थेडा स्कॉपोल, जिन्होंने इस बुक में जो डिफरेंट रिवॉल्यूशन हुए हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सबकी कंपैरिजन किया है हिस्टोरिकल वे में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसी तरह की एक बुक है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, बहुत मिलता जुलता है, 1917 लेनिन की बुक है। तो ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया। तो अब यहाँ केवल स्टेट, यहाँ सोशल यदि लगा देंगे तो ये थेडा स्कोपोल की बुक हो जाएगी, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन। यहाँ आना आरेंट दिखती हैं, एक वेरी फेमस लिबरल थिंकर जिन्होंने कितने ही बुक लिखे हैं, लेकिन ह्यूमन कंडीशन इनकी 1958 को जरूर याद रखिएगा। और रोजा लग्जमबर्ग दिखती हैं जो एक क्लासिकल मार्क्सिस्ट थिंकर है, जिन्होंने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ पे बुक लिखी है। एंटोनियो ग्रामस्ची दिखते हैं जो हेजमनी के लिए जाने जाते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस टर्म बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एक फेमस लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर है चार्ल्स टेलर, उन्होंने अपने एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी 1979 में उन्होंने दो पार्ट में बांटा, या दो प्रकार के उन्होंने फ्रीडम को देखा। वन इज अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, अनदर इज एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी कहा और एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये तो आंसर तो हो गया निगेटिव लिबर्टी। उनका ये कहना था कि निगेटिव लिबर्टी प्रदान करने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, इट इज जस्ट वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू बी फ्री, नो इंटरफेरेंस। वेयर एज पॉजिटिव लिबर्टी प्रदान करने के लिए जो देता है पॉजिटिव लिबर्टी, उसको बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। चार्ल्स टेलर। Who authored the book Human Nature in Politics? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एक डिफाइनिंग बुक है पॉलिटिकल साइंस में ग्राहम वालास की, जिसमें वो साइकोलॉजिकल बेसिस पॉलिटिकल साइंस के देते हैं कि यदि आपको पॉलिटिकल साइंस समझना है तो पॉलिटिकल एक्टर के साइकोलॉजी को समझनी पड़ेगी। ये शुरुआत होती है बिहेवियरलिज्म की, कि जहाँ की आप इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर और उनके ग्रुप में उनके पॉलिटिकल बिहेवियर एक्शन को साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें और फिर उसके बेसिस पे थ्योराइज करें। ग्राहम वालास। यहाँ पे देखिए फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन दिखता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ फ्रीडम है उसमें फ्रीडम को एक नॉन डोमिनेशन के तौर पे लिया जाता है। फिलिप पेटिट इसके लिए जाने जाते हैं, क्विंटन स्किनर भी। हु एक्नॉलेजेस राइट्स एज ट्रम्प। अगेन वही रोनाल्ड डॉर्किन जो एक फेमस लक इगैलिटेरियन है, वो ये बात कहते हैं अपने बुक टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में। उनका ये कहना है कि जो इंडिविजुअल राइट्स है, लाइक फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन इंडिया, वो आपके लिए तुरुप का पत्ता है। जैसे कार्ड में होती है ना तुरुप का पत्ता, एस आपकी जान बचा सकता है, लिटरली आपकी जान बचा सकता है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कलेक्टिविज्म या यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन। मान लीजिए कि यूटिलिटेरियनिज्म में क्या होती है कि मान लीजिए एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कहानी, एक गांव के बाहर एक राक्षस आ जाता है, राक्षस कहता है मैं गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। गांव वाले कहते हैं नहीं नहीं माफ कर दो, बोलता है ठीक है हर महीने एक एक व्यक्ति को दे दो तो मैं बाकी लोगों को छोड़ दूंगा। यूटिलिटेरियनिज्म बोलेगा कि भाई देखो सब लोग खत्म हो जाओगे, इससे अच्छा है कि एक एक लोग को इसको चुन करके दे दो। मतलब एक व्यक्ति की सेक्रीफाइस कर दो बाकी सब गांव वालों को बचाने के लिए। आपको ऐसे भी लगता होगा कि ये मोरल नहीं है, गांव वालों को कुछ और करना चाहिए, किसी की सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म कहेंगे कि यदि एक आदमी की बलि से पूरे गांव का जान बचता है तो ये मोरल है। तो उस तरह के सिचुएशन में यदि उस आदमी के पास फंडामेंटल राइट है तो उसकी जान बच सकती है। वो कह सकता है नो यू कैन नॉट टेक माई लाइफ। जो जॉन रॉल कहते हैं कि यदि आपका अधिकार जस्टिस से मिला हुआ है, जस्टिस एज फेयरनेस, तो उसको समाज के किसी कॉमन गुड के लिए बलिदान नहीं दी जा सकती है, उसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग का पार्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो आपकी जान बचा सकता है राइट एज ट्रम्प, रोनाल्ड डॉर्किन।
यहाँ रिचर्ड रॉर्टी दिखते हैं, ये फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, जरा देख लीजिएगा इनके बारे में। आना आरेंट फिर से दिखती है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। यहाँ पे टी.एच. ग्रीन जो मोरल आइडियलिस्ट थिंकर हैं, इंग्लैंड के कार्ल मार्क्स और रूसो, ये सब पॉजिटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट ज़्यादा माने जाते हैं। और इसेया बर्लिन जिन्होंने कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में एक खाका खींचा था, मतलब एक डाइकोटमी क्रिएट की थी, बाइंड्री क्रिएट की थी, वो खुद जो है निगेटिव लिबर्टी के पाले में दिखते हैं, इसलिए इसेया बर्लिन इसका आंसर है। इसेया बर्लिन निगेटिव लिबर्टी को इस वर्ड इन वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द एरिया विद इन विच द subject a person or group of person is or should be left to do or be what he is able to do or be without interference by other person। इसको 5 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। इन नटसेल negative liberty is absence of interference from another person in one person or group of persons life। Which among the following is not a tenet of liberalism। तो लिबरलिज्म के ये सब टीनेट हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है जो जॉन लॉक ने दिया है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, लिबर्टी है, लेकिन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो है हॉब्स, जो कि लिबरलिज्म के ग्रैंडफादर माने जाते हैं, उन्होंने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट या एब्सोल्यूट सॉवरेन की परिकल्पना की है, लेकिन उसको लिबरलिज्म का पार्ट नहीं माना जाता कोर्टी ने। हु ऑथर्ड द बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये बहुत ही फेमस बुक है टी.एच. मार्शल की, जिसमें कि वो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। और उनके अनुसार से वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिटीजनशिप, लिबरल सिटीजनशिप एक इवॉल्व हुई है राइट्स। पहले जो है मतलब सिटीजनशिप एक राइट स्टेटस से जुड़ा हुआ है, आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। फर्स्ट सिविल राइट्स आती है, फिर पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, और फिर सोशल राइट्स आपको मिलते हैं। अब तो कई तरह के और राइट्स सिटीजन को मिलने लगे हैं, डिफरेंशिएटेड राइट्स भी। टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, इस बुक को कभी भूलिएगा मत। द नेशन इज बीइंग कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। ये एक बहुत ही फेमस बुक भी है बेनेडिक्ट एंडरसन की, इमेजिन कम्युनिटी 1983 में, जिसमें वो नेशन को एक इमेजिन कम्युनिटी के रूप में देखते हैं। इमेजिन कम्युनिटी मतलब कि एक्चुअल नॉट कम्युनिटी। आप नहीं, आप कम्युनिटी में एक दूसरे को लोग जानते हैं। नेशन को एक आप इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसलिए कहा है कि आप केवल मानते हैं कि आप एक कम्युनिटी के पार्ट हैं, बट एक्चुअली एक दूसरे को जानते हैं नहीं। उसी ईयर में अर्नेस्ट गेलनर जो है नेशन एंड नेशनलिज्म लेकर के आते हैं, वो भी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल बुक है। दोनों ही थिंकर का ये कहना है कि नेशन और नेशनलिज्म जो मॉडर्न काल में उभरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो इतना पावरफुल अभी हो गया है, ये मॉडर्नाइजेशन कैपिटलिज्म का परिणाम है। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1927। ये साइमन कमीशन आई थी बेसिकली 10 साल, हर 10 साल पे उस समय जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। 1919 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसको मॉन्टेग चेस्टनफोर्ड रिफॉर्म कहते थे। उसके चेंज करने के लिए साइमन कमीशन आई थी, लेकिन इंडिया में इसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी जो है नॉन वाइट मेंबर, मतलब इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए गो बैक साइमन का नारा लगा। उसी एक नारे जुलूस में जो है एक लाठी लग गई थी, चोट लग गई थी लाला लाजपत राय को, उनका उससे देहांत भी हुआ था साइमन कमीशन। यही साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होती है, और उसके बेसिस पे बनता है वेरी फेमस 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो लगभग हमारे 70% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी से लिया गया है। इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, एन इनफॉर्मल एसे। अब ये तो आप नहीं जानते होंगे कि ये किसने लिखा है। ये लिखा है ए.के. रामानुजम, बस आप जान लीजिए, और इससे आगे क्या। यही वो 8-10 क्वेश्चन है जो ऑर्बिट है इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस, मतलब कि मिलिटेंट लीडर। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले दिखते हैं, जो कि मॉडरेट लीडर हैं। दादा भाई नौरोजी दिखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स गोपाल कृष्ण गोखले, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे केवल दिखते हैं, जो कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर थे। अब यहाँ चूंकि बाल हैं तो पाल भी जान लीजिए, 3 की तिकड़ी मानी जाती है, बाल पाल लाल। पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, लाल मतलब लाल लाजपत राय। तो बाल पाल लाल वॉज द ट्राइका ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो चलिए वी ऑल नो 1885, लेकिन यहाँ पे A.O. ह्यूम को जान लीजिए, ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे इंग्लिश जो राज चल रहा था उसमें। उन्होंने इसकी स्थापना 1885 में की थी, और फर्स्ट इसके जो
प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे, याद कर लीजिए। मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था और पहले अधिवेशन में कितने डेलीगेट आए थे? 78, याद कर लीजिए। Which of the following types of legitimacy does Max Weber consider suitable for the modern state? वो कहते हैं कि पहले के समय में जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसमें या तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता था या करिस्मेटिक। अब जो मॉडर्न स्टेट है या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऑथोरिटी इज लीगल रैशनल और वही लेजिटिमेट मानी जाती है। सो लीगल रैशनल ऑथोरिटी इज द हॉल मार्क of the modern state, modern society, modern organization. Which among the following is not one of the stages of economic development as conceptualized by W. Rostow? W. Rostow जो है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंटल थ्योरी, जो कि अमेरिकन कंटेनमेंट थ्योरी का एक थ्योरेटिकल एक्सटेंशन था 1960s में, उसके एक बहुत बड़े थिंकर थे। उस समय में अमेरिका के ये सब थिंकर, रोस्टोव, ऑर्गेन्स्की एंड डेविड एप्टर, मेनी अदर्स, वो लोग ये प्रोपाउंड करते थे कि डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से ही किया जा सकता है जिस वे में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है। तो रोस्टोव ने भी जो है इसी तरह की एक थॉट पे एक बुक लिखी, पॉलिटिक्स एंड द स्टेजेज ऑफ ग्रोथ। उसमें उन्होंने 5 स्टेजेज ऑफ ग्रोथ की बात की थी ट्रेडिशनल सोसाइटी के लिए। ये सुनने में आपको लगेगा जैसे कोई हवाई जहाज जो है टेक ऑफ कर रहा है। सो 5 स्टेजेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, pre-condition for takeoff, drive to maturity and age of high mass consumption। इसमें बाकी ये 3 तो ठीक है, लेकिन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं है, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है। 22 देखिए, who among the following advocated the system of nota in the election system in India? आप इसमें परेशान हो सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण होंगे, जिन्होंने की पार्टी लेस डेमोक्रेसी की यदि कॉन्सेप्ट दी थी तो ये नोटा का भी दे सकते हैं। नोटा मतलब नन ऑफ द एवर, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है हमें पसंद नहीं है, ऐसा भी ठप्पा आप या ऐसा भी ऑप्शन चुन सकते हैं वोटिंग में। बाद में 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन से, अपने जजमेंट से जो है नोटा को इलेक्शन सिस्टम का पार्ट बनाया इंडिया में। जयप्रकाश नारायण। Whom did Gandhi consider his political guru? अभी हम लोगों ने देखा गोपाल कृष्ण गोखले, ए मॉडरेट लीडर। द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा किसने लिखा था? चलिए तो आप जान लीजिए कि अंबेडकर जी की बहुत फेमस बुक है। बाद में इन्होंने 22 प्रण लेकर के अपने हजारों समर्थकों के साथ में बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था 1956 में। यहाँ ज्योतिबा फुले दिखते हैं। इनकी बुक गुलामगिरी, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के महाराष्ट्र में एक हरबिंगर, तो इनकी गुलामगिरी और स्वैतकार अशुद्ध, ये 2 बुक को जरूर याद रखिएगा। और ईवी रामास्वामी नायकार दिखते हैं, द्रविडियन मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर, और इनकी जो मूवमेंट थी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, कभी मत भूलिएगा। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, देखिए पूना पैक्ट ये हुआ था, अभी हमने बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे, और उसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, उसको मैकडोनाल्ड अवार्ड कहते हैं इंग्लैंड के। गांधी जी केवल सेकेंड राउंड टेबल में गए थे, लेकिन अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल में भाग लिया था। उन्होंने लड़ा था दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन गांधी जी जो है वो उन्होंने आमरण अनशन का फैसला लिया, यदि दलितों को मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट तो मेरे लाश के ऊपर से मिलेगा, और अंत में अंबेडकर जी को झुकना पड़ा। वो काफी नाराज हुए, उन्होंने कभी उनको माफ नहीं किया गांधी जी को। उनका कहना था एक तरह से मेरे साथ में ब्लैकमेल किया गया। लेकिन इससे नटसेल में ये हुआ कि एक पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसमें ये होता है कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको रिजर्वेशन मिलेगा आजाद भारत में। गांधी और अंबेडकर का जो ये पूना पैक्ट होता है, उसमें एक छोटी सी एक क्विज है कि गांधी जी की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके बिहाफ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट को साइन किया था अंबेडकर जी के साथ में। Who of the following presented the objective resolution? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या होगी, फिलॉसफी क्या होगा, और वही बाद में झलकता है प्रियम्बल में। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ, अभी जो जस्ट कंक्लूड हुई यूजीसी नेट, उसमें प्रियम्बल से इसी टाइप के 2 क्वेश्चन थे। उसमें ये थे कि प्रियम्बल किस टाइप की जस्टिस की बात करती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल।
एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है किस टाइप की लिबर्टी की बात करती है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो प्रेम्बल जो है 10 बार पढ़ के रख लीजिए। इंडिया बोरोड द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फ्रॉम, ऑफ कोर्स यूके से हम लोगों ने बोरो किया है। यूके में जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, उसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो उस जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का नाम है वेस्टमिंस्टर पैलेस। वहीं पे एक बहुत बड़ी बिग बेन, एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है जो बजती है, उसको बिग बेन कहते हैं। उसके पीछे में बिग बेन है, आगे में जो है पार्लियामेंट की भवन वेस्टमिंस्टर। जितने भी कॉमनवेल्थ के कंट्री ने यूके के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के टेम्पलेट को अपनाया है, वो सब वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऑफ कोर्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के अभिन्न अंग है। ये भी ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के भी हेड हैं और एग्जीक्यूटिव के भी हेड हैं। इससे जो है ये सीधा दिखता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में घालमेल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ये अब हम लोग सभी याद रखते हैं क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा अभी बहस हो रही है कंट्री में। आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स कोर्ट इन इंडिया। ये तो सुनने में लगेगा इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पुराना नाम आज़ादी के पहले था द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये बनी थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फेडरल कोर्ट कहते किसको हैं? वो कोर्ट जिसमें कि फेडरल यूनिट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट का निपटारा किया जाता है। यहाँ ये भी याद रखिए कि जो फेडरल कोर्ट का जो फंक्शन है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एज पर आर्टिकल 131। इंडिया इज ए क्वाजाई फेडरल स्टेट किसने कहा था? ये कहने वाले फेमस हैं प्रोफेसर केसी वेयर। क्वाजाई का मतलब होता है आधा, मतलब आधा फेडरल स्टेट है। ये पूरा फेडरल स्टेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सुपर पावरफुल है इन कंपेरिजन टू द फेडरेटिंग यूनिट दैट इज द स्टेट जो हम कहते हैं। ये बात केसी वेयर ने अपने बुक फेडरल गवर्नमेंट 1949 में कही थी। यहाँ पे मैरिन वेनर एंड पॉल ब्रास दिखते हैं। मैरिन वेनर जाने जाते हैं उस पॉलिटिकल थिंकर, फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर, जिन्होंने कि इंडिया में जो स्टेट की जो पॉलिटी है, मतलब यूपी की पॉलिटी, एमपी के पॉलिटी, उसको रिसर्च करके उस पर बुक लिखा उन्होंने। और उनके जो शिष्य थे पॉल ब्रास, उन्होंने इस ट्रेडिशन को आगे जारी रखा। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि यदि कुछ बुक ऐसे मिल जाए कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो आप मैरिन वेनर को या पॉल ब्रास को गेस कर सकते हैं। द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी फॉर कास्टिंग वोट इन इंडिया। ये तो चलो सुपर इजी क्वेश्चन सुनने में लगता है, 18 साल, लेकिन क्यों ना इसके बहाने ये जान लीजिए कि ये 61st अमेंडमेंट 1988 राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 से 18 साल। 34 नंबर, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी सुपर इजी है कि प्रेसिडेंट इसको करते हैं, लेकिन क्यों ना कुछ और जानकारी लीजिए। आर्टिकल 148 कहता है कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब क्या होता है कि सारे जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, कोई भी ऑफिसर हो, वो प्रेसिडेंट के नेम से ही अपॉइंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन वो ऑर्डर प्रेसिडेंट खुद साइन नहीं करते हैं, कोई छोटा अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, उसको साइन करता है, सेक्शन ऑफिसर भी साइन करता है। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं, लाइक गवर्नर हैं, जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, CAG हैं, CEC हैं, इन सब की जो भर्ती जब होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो प्रेसिडेंट खुद अपने हाथ से साइन करते हैं, इसलिए बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यहाँ इस आर्टिकल में 148 में ये भी कहा गया है कि CAG कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक जज को हटाया जाएगा, उसी मैनर से, उसी तरीके से इनको हटाया जा सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउज जो प्रोटेक्ट करता है CAG के टेनियर को। करेंट CAG जो है ये संजय मूर्ति हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि जजेस के तरह से हटाना का जो प्रोविजन है ये CAG पे लागू होता है, CEC पे लागू होता है, लेकिन ये मेंबर जो हैं UPSC के या PSC के या चेयरपर्सन, उस पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है, एक्सेप्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
उन पे भी लागू नहीं होता है, गौर कीजिएगा। Which among the following committee was not constituted to study the working of पंचायती राज in India? तो इसमें तो चलिए अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, ये 1978 में परहैप्स था, ये 1985 में प्लानिंग कमीशन इसको एस्टेब्लिश करती है। गार्डगिल कमेटी जो है, आपको देख के आप चौंक जाएंगे कि क्या ये भी कमेटी थी, लेकिन ये क्वेश्चन आसान इसलिए है कि सच्चर कमेटी के चलते। सच्चर कमेटी आपको सबको पता होना चाहिए कि 2005-6 में कंस्टिट्यूट की गई थी, इसलिए कि मुस्लिमों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर रिसर्च करके बताने के लिए क्या किया जा सकता है। ये कमेटी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई क्योंकि इसको जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का एक टूल माना गया उन लोगों के द्वारा जो कि कांग्रेस को ऐसा मानते थे कि नेहरूवियन कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है सेकुलरिज्म के नाम पे। तो सच्चर कमेटी इसलिए कंट्रोवर्शियल होगी, इसलिए सभी लोग इसको जानते हैं। तो सच्चर कमेटी तो आप कह ही सकते हैं कि ये नहीं है पंचायती राज की कमेटी, तो आसान है, लेकिन गाडगिल कमेटी जो है ये पंचायती राज की है, जान लीजिए। यस, 1988 में वीएन गाडगिल कमेटी बनती है और उनको दिया जाता है ये टास्क कि हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। तो इसको भी जोड़ लीजिए उन लिस्ट ऑफ कमेटी में, लाइक पीके थुंगन से लेकर के और जितने भी आपने याद किए हैं उन कमेटी में जोड़ लीजिए पंचायती राज के। द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया यहाँ और आगे भी। ये है तो एब्सोल्यूट, लेकिन सस्पेंड किए जा सकते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस। आर्टिकल 358 और 359 कहता है कि प्रेसिडेंट में इशू नोटिफिकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि 44th अमेंडमेंट के बाद से, पहले तो उसको भी सस्पेंड किया जा सकता था लेकिन अब नहीं किया जा सकता है। जब इमरजेंसी इन ऑपरेशन हो आर्टिकल 352 के तहत, तो प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। सो सही आंसर है कैन बी सस्पेंडेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 37 देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीमस्टेक सिचुएटेड? बीमस्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल एंड ब्ला ब्ला, बहुत लंबा सा नाम है, देख लीजिएगा। इसकी हेडक्वार्टर ढाका में है। अभी इसकी छठी जो है समिट हुई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जिसमें मोदी जी भी गए थे, मार्च के महीने में हुई थी। उसके पहले बहुत जोरदार भूकंप उधर आया था म्यांमार और थाईलैंड में। बिम्स्टेक इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट एंड लुक ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करता है या उसके कंफर्मिटी में है। इसके जो मेंबर है उसमें 5 तो सार्क के नेशन है और 2 म्यांमार एंड थाईलैंड जो आसियान मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? पहले समझिए कि सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहते किसको है। इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और अमेरिका में, यूएस में जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। लेकिन इस दोनों की खिचड़ी जो है, यदि आप देखेंगे तो फ्रांस में है, श्रीलंका में है, कुछ और कंट्रीज में है। यहाँ पे होता यह है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को एग्जीक्यूटिव पावर होता है, कोई नोशनल हेड नहीं होता है। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट नोशनल हेड हो जाता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। अब देखिए फ्रांस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जनता सीधे चुनती है, अमेरिका की तरह, यूएस की तरह, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरह जो है, जो वहां के पार्लियामेंट में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन दोनों को एग्जीक्यूटिव पावर होती है। अब ऐसा घालमेल वाला सिस्टम से जो है ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो फ्रांस में आने की कई बार नौबत आई है, हुई भी है, जहां पे कि प्रेसिडेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का हो और प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे। इसको जो है पॉलिटिक्स में कोहैबिटेशन कहते हैं, मतलब दुश्मन के साथ रहना। कोहैबिटेशन इज द फीचर ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बेस्ट बाय द फ्रांस का पॉलिटी। Which of the following countries recently launched Operation Sindoor? We all know the answer, it is very easy, लेकिन क्यों ना इसी के बहाने जान लीजिए। इंडिया के जितने ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट में हुए हैं, खास करके इधर कुछ दशकों में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन के लिए 1984 में, ऑपरेशन ब्रास टैक्स 1986-87 में, ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर जिसको कहते हैं, ऑपरेशन पराक्रम जो कि पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक के बाद हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक उरी में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद, ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक जो कि पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में। पाकिस्तान ने भी इंडिया पे बहुत सारे जो है टेररिस्ट एंड अदर मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 में, ऑपरेशन चंगेज खां
1971 में ऑपरेशन टोपैक, जो कि एक कोवर्ट ऑपरेशन था इंडिया में नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू जम्मू कश्मीर में टेररिज्म फैलाने का। ऑपरेशन कोही पैमा 1999 में, जिसको कि आप कारगिल वॉर कह सकते हैं। ऑपरेशन बानियान इन मारसूस, ये ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में किया पाकिस्तान ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ये कंट्री भी ऑल नो अगेन वेरी फेमस, अभी जो घटना हुई है इजराइल, जिसने कि बम बरसाए ईरान पे खूब जम करके, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी। उस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। उस ऑपरेशन में बाद में यूएस भी टूट पड़ा, और उसने जो ऑपरेशन रखा जिसमें कि उन्होंने 3 बंकर बॉम्बर बस्ट किए, उसका भी नाम नेट पे जाके पढ़ लीजिए। ईरान ने भी जो है उसके अगेंस्ट में, इजराइल के राइजिंग लाइन के अगेंस्ट में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। 41 व्हेन वाज द यूडीएचआर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस डेट को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, 10 दिसंबर 1948। तो क्यों ना इसी के बहाने जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आया, 1976 में ये लागू होता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट अगेन 1966 में लागू होता है। सेडाओ, द कन्वेंशन ऑन द ऑल एलिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कह लीजिए, तो एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979। कैट मतलब कन्वेंशन ऑन टॉर्चर 1984, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट 1989 एंड कन्वेंशन ऑन पीपल विद डिसेबिलिटी 2006। इन सबको याद कर लीजिए। Which among the following is not a Bretton Woods institution? ब्रेटन ये पहला क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन 2 ही है, IMF और वर्ल्ड बैंक, दैट्स ऑल। ये ब्रेटन वुड में 1944 में एक बहुत फेमस मीटिंग होती है, और उसमें कितने 44 स्टेट शामिल होते हैं, और उसमें जो है 2 संस्था बनती है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड संस्था नहीं है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं है। WTO जो है वो यूएन से जुड़ी हुई संस्था है, जिसका पुराना नाम जो है, पुराना अवतार जो है वो गैट था। इसकी नई अवतार के रूप में WTO आती है 1 जनवरी 1995 से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन की 6 जो प्रमुख संस्था है उसमें से एक है, इसलिए ये पूरा क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चलिए ये सब क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना। कैनबरा। द बुक स्ट्रेंजर ऑफ द मिस्ट वाज ऑथर्ड बाय, तो ये जो बुक है वो तो आपको डेफिनेटली बम्प करेगा, लेकिन जान लीजिए संजय हजारिका जी ने नॉर्थ ईस्टर्न और उसकी जो डिफरेंट समस्या है, इथनिक समस्या, वो मिलिटेंसी की समस्या, आर्मी एक्सेसेस की समस्या, इन सब को उठाया इस बुक स्ट्रेंजर ऑफ द मिस्ट में संजय हजारिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ G7? G7 की अभी जस्ट बैठक हुई है कनाडा के अल्बर्टा स्टेट कि किस शहर में, शहर का नाम तो मैं हमेशा भूल जाता हूं, लेकिन देख लीजिएगा। इसके मेंबर हैं USA, UK, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस एंड जापान। तो साउथ अफ्रीका इसके मेंबर नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल अभी वर्ल्ड में दिखते हैं वो स्विट्जरलैंड के पॉलिटी में दिखते हैं। रिफरेंडम, जिसमें कि एक इशू पे सभी जनता वोट करती है, जैसे कि क्या वोटिंग एज घटाया जाना चाहिए, यस या नो, और उस पर रिफरेंडम मतलब कि उस पर जनमत संग्रह। रिकॉल मतलब कि हम समय से पहले ही अपने रिप्रेजेंटेशन को, MLA MP को बुला लें। इनिशिएटिव मतलब जनता तय करे कि किस चीज़ पे कानून बनना चाहिए और फिर पार्लियामेंट में वो कानून बने। EVM जो है कोई टूल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। EVM एक टूल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जिसमें हम वोट देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? वेरी फेमस जो मैक्स ब्यूरो की बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सपर्टाइज है, मेरिटोक्रेसी है, हेरिडेटरी सक्सेशन नहीं है उसमें, और वो लीगल रैशनल अथॉरिटी पे बेस्ड होती है। इम्पर्सनलिटी है, मतलब कोई पर्सनल नाता नहीं होता है, हम केवल जो है पोजीशंस को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20? तो G20 के लंबे चौड़े जो 19 मेंबर हैं, कंट्री 19 ही है, 2 जो हैं उसमें रीजनल एसोसिएशन आते हैं, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, USA, UK आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इराक नहीं है। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं कि इराक कभी नहीं होगा। इराक बेचारा कहाँ से जो एक अभी इतना ज़्यादा परेशान कंट्री रहा है आफ्टर 2003
इराकी वॉर के बाद की, वो कहाँ उठ के G20 में आएगा। G20 में या तो डेवलप्ड कंट्री है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्री। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप द टर्म CA स्टैंड फॉर, CA पूरे इंडिया में फेमस हो गया 2019 में, जब जगह जगह पे खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा इस पे आंदोलन किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में 2005 में लागू हुई थी। वी ऑल नो अक्टूबर 2005। Who among the following is regarded as the father of scientific socialism? ये कहने वाले कि साइंटिफिक सोशलिज्म हमारा है, ये खुद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने अपने सोशलिज्म को उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म करार दे दिया था। In which year the Northeastern Council NEC was constituted as a statutory body for development of Northeastern state? ये 1971 में इंदिरा गांधी ने इसको कंस्टिट्यूट किया था एक स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट मतलब लॉ, जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो मिल करके सेंटर के साथ में तेजी से विकास करें। द एब्रीविएशन AFSPA स्टैंड फॉर, AFSPA का फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है उन इलाकों में जहां ये लागू होता है। जनरली जैसे अभी मणिपुर में शायद ये लागू होगा, और डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टाइम टू टाइम AFSPA लागू रही है। जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी दिनों तक रही है। यहाँ पे आर्मी को बहुत सारे पावर मिल जाते हैं जो जनरल एरिया में नहीं मिलते हैं। लोगों की शिकायत ये होती है कि आर्मी उस पावर का मिसयूज करके ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं AFSPA को, इसके अगेंस्ट में काफ़ी आंदोलन भी होती है। CTBT का फुल फॉर्म है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, पूछा गया है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये 1996 में आता है। इसको इंडिया साइन नहीं करती है, उसी तरीके से हम लोगों ने NPT को भी साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में आती है, 70 में लागू होती है, उसको भी इंडिया ने नहीं एक्सेप्ट किया है, और CTBT को भी नहीं किया है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑनगोइंग फुल स्केल वॉर? वैसे तो अभी जमाना वॉर का हो गया है, इंडिया पाकिस्तान उलझ पड़े, इजराइल तो सभी से युद्ध कर रहा है पिछले 2 सालों से, ईरान से एक मेजर उसने वॉर ले लिया, अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा। लेकिन जो एक वॉर जो कंटिन्यूस 3 साल से चल रही है, जो फुल फ्लेजेड हॉट वॉर है, वो है रसिया यूक्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वॉन मेजोरिटी ऑफ द न्यूली हेल्ड इलेक्शन इन स्टेट ऑफ कर्नाटक? आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस? नेडा जो है नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी ने फॉर्म किया। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता शर्मा विश्व शर्मा को इनका जो है इंचार्ज बनाया, और ये प्रयास था कि बीजेपी के नेतृत्व में वहाँ के छोटी छोटी पार्टियों को मिला के अलायंस बनाया जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ऑटोनॉमी वाज एक्सटेंडेड एंड रीनेम एज बोडोलैंड टेरिटरी रीजन? आई डोंट नो इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, उसका असम का ये यूनिवर्सिटी इसलिए यहाँ पूछा जाता होगा। 2003। Currently, which of the following communities are in ethnic conflict in the ongoing Manipur violence? ये हम लोग को थोड़ा जानना चाहिए। कुकी और मेटी की लड़ाई है। कुकी जो हैं वो पहाड़ पे रहते हैं, ट्राइबल हैं जो कि पहाड़ पे हैं। मेटी जो है वो हिंदू हैं, ट्राइबल है क्रिश्चियन है मेटी, और पहाड़ों पे रहते हैं, जबकि मेटी जो है हिंदू हैं और वो वैली में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। कुकी जो है वो ट्राइबल होने के चलते शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, और इसी के चलते ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वैसे तो इसका बहुत लंबा इतिहास है। 60 सार्क कब फाउंड किया गया? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी भी सार्क इतना ज़्यादा एग्जाम में आता है। अभी हाल में जो UGC नेट की एग्जाम हुई, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8 दिसंबर 1985 ढाका में ये फॉर्म होती है। जियाउर रहमान जो उस समय ढाका में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी थॉट से ये जो है गाइडेड होती है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उस समय में होते हैं। करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट: डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नेसेसरली अकर टुगेदर? नॉट एट ऑल। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के साथ ही डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां ऑटोक्रेसी है, ऑथोरिटेरियनिज्म है, लाइक चाइना, खूब डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज बोथ आर सिनोनिमस विद ईच अदर, नॉट एट ऑल सिनोनिमस। दोनों ही ऑप्शन गलत है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसको आप चुन सकें, इसीलिए चूज करेक्ट ऑप्शन। तो नन ऑफ द अबव होगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ऑल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू कंसेंसस। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर मैटर पे सबकी सहमति हो। कंसेंसस मतलब सबकी सहमति होनी, ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी से होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इन डेमोक्रेसी अल्टीमेटली द विल ऑफ द मेजोरिटी प्रिवेल। एक्चुअली डेमोक्रेसी में तो यही होता है, अल्टीमेटली यदि सबकी सहमति नहीं है तो क्या होगा?
बहुमत से फैसला होगा, सो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट आर्टिकुलेटेड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो है इसको आपको जानना चाहिए। हुआ ये था, जब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन 1950s में आता है तो उसका एक नतीजा ये निकलता है, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो कि ये कोशिश करती है कि समाज कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, ऑट टू बी, उसकी बहुत डिक्लाइन होती है। उसी को डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। उस समय तक पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सब फाउंडेशनल चीज़ों पे जो है फोकस करता था, लेकिन बिहेवियरलिज्म के ज़माने में फोकस शिफ्टेड इस बात पे नहीं कि क्या होना चाहिए, इस बात पे कि जो जैसा है उसको वैसे समझो और एक्सप्लेन करो, एज इट इज, एम्पिरिसिज्म। तो बहुत सारे थिंकर ने जो ये डिक्लाइन हुआ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का, उस पर बुक लिखी, उस पर आर्टिकल लिखे, उस पर रिव्यू किया, मतलब अफसोस जाहिर किया। उसमें डेविड ईस्टन थे, रॉबर्ट डहल थे, अल्फ्रेड कॉबन थे, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक नहीं थे। रॉबर्ट नॉजिक तो खुद ही एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। यहाँ पे अल्फ्रेड कॉबन की जो बुक है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1993, उसको जरूर याद रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली सेड मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। इसको यदि आप ग्रीक या लैटिन देख लीजिए कि इसमें जून पॉलिटिकॉन कहा जाता है। ये कहने वाले अरिस्टोटल थे कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस इज ए बेसिक टीनेट ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है बिहेवियरलिज्म के रिएक्शन में आया था 1970s में, जिसमें कि बिहेवियरलिज्म की जो एक्सट्रीम फोकस थी डेटा, क्वांटिफिकेशन, लेकिन रिलीवेंस पे उतनी फोकस नहीं थी, चेंज पे उतना फोकस नहीं था, वैल्यू पे उतना फोकस नहीं था, उसके अगेंस्ट में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। इंटरेस्टिंगली डेविड ईस्टन जो है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों के ही इंटेलेक्चुअल फादर बनते हैं। वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी 7 क्रीडो लेकर के आते हैं। उसमें से वन ऑफ द क्रीडो या वन ऑफ द टीनेट वाज सोशल साइंस को पॉलिटिकल साइंस को दूसरे सोशल साइंस के साथ में इंटीग्रेट करना, मतलब इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। हु रोड द बुक पॉलिटिक्स? वी ऑल नो एरिस्टोटल की बहुत फेमस बुक है, तो प्लेटो का रिपब्लिक भी याद कर लीजिए। Political science stresses the study of government, power, state, foundational values, अभी all of them. Who define politics as authoritative allocation of values in a society? Of course, David Easton, जिनका कहना था कि politics involve the process by which decisions are nothing but authoritative allocation, are made about what is valued in society and how it is distributed or prioritized. David Easton. यहाँ पे आपको मैकलेंटेयर दिखते हैं, एलेस्टेडेर मैकलेंटेयर, जो कि along with चार्ल्स टेलर एंड माइकल सैंडल एक फेमस लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। गार्नर दिखते हैं जो कि स्टेट पे जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। कार्ल मार्क्स, साइंटिफिक सोशलिज्म। जस्टिस एज फेयरनेस इज एसोसिएटेड विद, अब ये सब तो लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ये याद रखिए कि रॉल के अनुसार जो है सोसाइटी, किसी भी जो सोसाइटी का फर्स्ट जो वर्च्यू है वो है जस्टिस, और जस्टिस का फर्स्ट वर्च्यू है फेयरनेस। फेयरनेस इन व्हाट? फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड। प्राइमरी सोशल गुड क्या, ये हम लोगों ने देखा। Which of the following are major contribution of Gandhian thought to Indian political thought? Of course, सत्याग्रह, स्वदेशी, non-violence, all of the above. जहां भी all of the above हो डियर स्टूडेंट, तो उसको जरूर गौर कीजिएगा, जनरली वही सही होता है। Who authored the book The Discovery of India? चलिए, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू। Which of the following is not a work of M.N. Roy? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन को आप जानते तो अभी यूजीसी नेट के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, जिसमें केवल आपको ये पता यदि होता कि इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. रॉय की बुक है, तो उसको एक्सक्लूड करके वो क्वेश्चन बन जाता था। तो इंडिया इन ट्रांजिशन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, ये सब M.N. रॉय की बुक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, डू यू नो किसने लिखा है? ऑरोबिंदो। Which of the following are of the major influence on Jayaprakash Narayan's political thought? Gandhism, socialism, Marxism, all of the above. The preamble of the Indian Constitution declare India to be a, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन। पहले preamble में लिखा था कि इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब उसमें जोड़ दिया गया है सोशलिस्ट सेकुलर, अब नहीं, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अभी ये खासा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर्स ने, इंक्लूडिंग परहैप्स वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया कि सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ना गलत था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी, कोई पॉपुलर मैंडेट भी नहीं था और इसके जोड़े जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसको हटा देना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इसको लेकर खासा बहस चल रहा है। तो अब जो है प्रेम्बल में लिखा गया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
इन दोनों वर्ड के अलावा एक और वर्ड जो है इंटीग्रिटी भी जो है जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जबकि इंडिया का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। 75 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द, तो ये क्वेश्चन गलत है, इन्होंने इनवैलिड क्वेश्चन सेट किया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा, लेकिन यहाँ तो एमएलएज है ही नहीं, तो इसके चलते ये क्वेश्चन इनवैलिड होता है। ये भी क्वेश्चन इनवैलिड है। ये क्वेश्चन इसलिए इनवैलिड है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो उसको इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर तो होते नहीं है, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सारे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इनवैलिड है। 77 देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन इस मायने में कि इससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। आर्टिकल 75 को गौर से देखिए, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। अब यहाँ ये भी गौर कीजिए कि since prime minister is appointed by the president, तो उसको डिसमिस करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को है। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक हैं जब तक कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, दे वर्क ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये भी याद रखिए। 78, which of the following is not a major contribution of Bal Gangadhar Tilak to Indian political thought? The concept of Swaraj ये इन्होंने दिया, idea of militant nationalism दिया, promotion of Hindu revivalism भी दिया, गणेश उत्सव ये सब मना करके, the use of boycott and स्वदेशी भी, इसलिए ये भी invalid है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। The council of minister is collectively responsible to, another जो है ये गलत क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। council of minister as per article 75(3) are collectively responsible to the house of the people। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है जो इनवैलिड है, मतलब लगता है कि यहाँ तक आते आते जो सेटर का दिमाग भी गर्म हो चुका है, उसका भी ब्रेन सेल जो है थक गया है और वो भी उटपटांग क्वेश्चन सेट करने लगा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, तो अभी 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के में, जिसमें से एक चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पे आर्टिकल 124 में गौर कीजिए, ये कहा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ में इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ भी कर सकती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड फिर से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मतलब दूसरी बार, देखिए क्या बेध्यानी है। ऑफ कोर्स राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्टिकल 50 को आपको याद करना चाहिए डीपीएसपी में, जो ये कहता है कि देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 83, fundamental right in India, again duplicate question, can be suspended in certain circumstances. Which of the following is not an example of non-state actor in international relation? ये भी क्वेश्चन इनवैलिड है क्योंकि इसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट एक्टर, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन में बी ऑल्सो स्टेट एक्टर, और नॉन स्टेट भी हो सकते हैं लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसमें इसलिए दो ऑप्शन सही है, इसके चलते इनवैलिड है ये। 85, which of the following is are the realist perspective on international relation? International system is anarchic, states are constantly competing for power, states are rational actor, all the above. Of course. Which of the following is an example of a liberal perspective on international relation? International organization can play a role in promoting cooperation among states. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो वैल्यू देना कि वो स्टेट के बिहेवियर को मॉडरेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कोऑपरेशन, इज द की थीम ऑफ द लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। द इंटरनेशनल सिस्टम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपोलरिटी या पोलैरिटी या बाइपोलरिटी है जो मैंने एक पोलर होना, यूनिपोलर, ये सब जो है रियलिस्ट कॉन्सेप्शन है, इसलिए यही इसका सही ऑप्शन है। इंटरनेशनल लॉ कैन हेल्प टू रेगुलेट स्टेट बिहेवियर। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ पे भरोसा होना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा होना, डेमोक्रेसीज पे भरोसा होना कि डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू गो विथ वॉर विथ ईच अदर, जिसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं, जो माइकल डॉयल ने दिया है, ये सब जो है लिबरलिज्म के पार्ट है। 87 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो कि निकोलस ऑनफ एंड अलेक्जेंडर वेंट लेकर के आते हैं 1980s में, उसमें ये कहा जाता है कि आइडियाज एंड नॉर्म शेप स्टेट बिहेवियर। कोई चीज़ गिवन नहीं है, जस्ट आपस में मिल करके आप जो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन, वही मैटर करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। द इंटरनेशनल सिस्टम इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आया जब इजराइल और ईरान और अमेरिका उलझ पड़े, अमेरिका इजराइल एक तरफ और ईरान,
उसमें हुआ ये कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कई सालों से कर रहा है। इजराइल का ऐसा सोशल कंस्ट्रक्शन है, उसने ये मनवाया है दुनिया से कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने से ही उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इवन नॉर्थ कोरिया के पास है, तो इससे इजराइल की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है। लेकिन यदि ईरान के पास हो गया तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसको उन्होंने जो है, इस नॉलेज को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है और वर्ल्ड के सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में इस डिस्कोर्स को माना गया और इसके चलते ही इसको वैध माना गया कि यदि ईरान बहुत नजदीक पहुंच जाए न्यूक्लियर बम बनाने के तो उसके न्यूक्लियर ठिकाने पे हमला कर सकती है इजराइल, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मामला है। दिस इज कॉल्ड हाउ नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सो एक्टर्स आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट आर शेप्ड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सब जो है सही है। आप यहाँ निकोलस ओनफ को वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग के लिए जानते हैं, फेमस बुक, और अलेक्जेंडर वेंट जो फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनकी जो एस्से है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इज वेरी फेमस, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर वेंट। सो इसमें सही आंसर है ऑल ऑफ द 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नॉट हो ही नहीं सकता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। इंटरनेशनल सिस्टम इज हेजोमनिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स किसको कहते हैं? बाय लैंग्वेज, बाय मीडिया, बाय बोलचाल, बाय फिल्म, बाय आर्टिकुलेशन ऑफ योर स्पीच एंड डायलॉग, उससे जो आप न्यू वे में नॉलेज क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म, ये मानती है कि वो एक हेजोमनिक डिस्कोर्स है, मतलब वहां पे एक डिस्कोर्स, उनका डिस्कोर्स चलता है जो हेजोमनी में, जिनके पास पावर है। मतलब कि अभी चूंकि अमेरिका के पास पावर है तो ये डिस्कोर्स जो है चलता है कि ईरान को न्यूक्लियर बम होने से दुनिया तबाह हो जाएगी, तो ये डिस्कोर्स बनाया गया है। देयर इज नो सच थिंग एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज इन इंटरनेशनल रिलेशन, नथिंग इज ऑब्जेक्टिव। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर बम होने से दुनिया तबाह हो जाएगी। ये एक डिस्कोर्स है जो अमेरिका ने अपने हेजोमनी के बेसिस पे बनाया है और उसके बेसिस पे देखिए वॉर होता है। पावर रिलेशंस आर इम्बेडेड इन लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। जो पावर रिलेशन है वो लैंग्वेज और डिस्कोर्स का फंक्शन है। ये सब आपको मिशेल फुको की याद दिलाएगा जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के सबसे बड़े थिंकर हैं। तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not an example of a global governance institution? इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को आप निकाल सकते हैं जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन है, तो ये ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन? तो केवल नाटो को आप कह सकते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के सारे स्टेट हैं, आसियान, ये दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस नहीं है। Which of the following are an example of non-governmental organization? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम, रेड क्रॉस सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल नैरोबी केनिया में बेस्ड है। रेड क्रॉस जिसको कि फाउंड करते हैं हेनरी ड्यूनांट, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए हेनरी ड्यूनांट को। जिनेवा बेस्ड संस्था है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाती है वॉर टॉर्न एरिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट के लिए लड़ती है, लंदन बेस्ड संस्था है। Which of the following is not a principle of public administration? Another invalid question. Efficiency, equity, effectiveness, responsiveness सभी प्रिंसिपल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। आई डोंट नो इसमें क्या सही आंसर ये बताना चाहते हैं। Which of the following is not a type of bureaucracy? अगेन ये इनवैलिड मुझे लगता है। बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रिमोनियल, कॉर्पोरेटिव सभी है। शायद मेरिट ब्यूरोक्रेसी जो है वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर में चला गया हो, इसीलिए हो सकता है ये नहीं हो। पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी या स्टेट जो है ऐसे चलाते हैं स्टेट को जैसे उनकी बाप दादाओं की संपत्ति हो, जायदाद हो। कॉर्पोरेटिव ब्यूरोक्रेसी जो हेगल के टाइम से आता है, वो एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी है ऐसे स्टेट की जो कि समाज के सभी पार्ट को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इवन सिविल सोसाइटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म इनिशिएटिव इन असम? असम को मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, देख लीजिएगा, ये भी असम के क्वेश्चन है, छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस, कौन सी कंट्री है जिसमें कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, करेंसी अपना पूरा वैल्यू लूज कर गई अभी हाल में। ऐसा भी हाल में इन सब में किसी में ऐसा नहीं हुआ है, सब ने कभी ना कभी इन सब कंट्री ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा है। लेकिन श्रीलंका यदि सबसे अभी हाल में 2022 है क्या हाल इसको कहा जा सकता है, तो चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील के 5 प्रिंसिपल आपने हमेशा याद करना है।
नॉन एग्रेशन है, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर है, equality and mutual benefit है, तो all of the above. Which of the following is not a major theoretical perspective in comparative politics? सभी हैं, rational choice, institutional, structural या structural function, लेकिन symbolic interactionist theory जो कि एक माइक्रो थ्योरी है सोशियोलॉजी की, वो नहीं है। तो ये आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा वैसे ऑड वन आउट है इसलिए आसान हो जाता है, लेकिन ये थ्योरी के बारे में आप नहीं जानते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉलिटिकल, अगेन अनदर इनवैलिड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि इसमें से कौन नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। क्या मतलब होता है नॉन पॉलिटिकल का? नॉन पॉलिटिकल यदि सेटर ये सोचते हैं कि पॉलिटिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्शन कमीशन भी पॉलिटिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल संस्था है। तो ये इसमें से केवल एक ही हम कह सकते हैं पॉलिटिकल संस्था है, वो है पार्लियामेंट, बाकी सब जो है नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन इसमें तो पूछा जा रहा है कौन सा नॉन पॉलिटिकल है, कोई आंसर एक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ कोर्स राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट थी, 44th अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया और इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट है नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने का मायने ये है कि आप रिट पिटीशन तो अभी भी दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप प्रॉपर्टी के राइट का हनन होने पे अब जो है रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। वो केवल तभी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, यदि वो फंडामेंटल राइट होता तो उसको हटा दिया गया है। बाकी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया और आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल SLST में 40,000 वैकेंसी निकले हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर दे करके इस मेल आईडी पे polshelp@gmail.com। इस तरीके से आप मुझसे, आप हमेशा पूछते हैं सर आपके वेबसाइट का क्या एड्रेस है, ईमेल क्या है, टेलीग्राम चैनल क्या है, काइंडली यहाँ पे देखें और आप मुझको भेज सकते हैं मैसेजेस। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के, भरसक जब तक कि वो 1-2 लाइन में दिए जाए। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर।